हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं प्रतियोगिता दर्पण की जनवरी मंथ का सार संग्रह और साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी शामिल होगा, जैसे कि हम सभी करते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जनवरी तक करा देंगे और सितंबर से लेकर जनवरी तक का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अक्टूबर की प्रतियोगिता दर्पण आएगी तो उसका भी हम सार संग्रह और घटनाक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल कर लेंगे उसमें भी। ठीक है, तो अभी अब कर लेते हैं सार संग्रह का स्टार्ट। और अब देखेंगे पैट का एग्जाम हो रहा है बच्चे, पैट का एग्जाम जिसने दिया होगा तो देखेंगे सार संग्रह से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वन लाइनर रूप में, जैसे कि आयोग अभी करवा रहा है। तो हमें भी अब उस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि जिस तरह से आयोग अभी पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो आपका फैक्चुअल हो और फिर या फिर एनालिटिक बेस पे हो। ठीक है, कैसा भी हो आप कर लेंगे। चलते हैं अपने सार संग्रह पे और देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलती है और आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें आप नए सीखेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, ये आने वाले पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैट का एग्जाम होगा। जिस बच्चे ने देखी होगी ये क्लास तो वो भी समझ रहे होंगे कितनी ये उनके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है ये क्लास। ठीक है, और कितना उन्हें इस क्लास से क्वेश्चन मिले हैं ये भी उन्हें पता होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा है। ये जनवरी माह का है और सार संग्रह आप कंप्लीट हो जाएगा जनवरी माह का और फिर उसके बाद हम अक्टूबर का कराएंगे। आज है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं फर्स्ट से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन पीरियड किस काल को कहा जाता है? वो है गुप्त काल को, यानी गुप्ता पीरियड है उसको बोलते हैं स्वर्ण युग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कौन से दो महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं? आपको बताने हैं कि वाल्मीकि द्वारा और व्यास द्वारा कौन से महाकाव्य लिखे हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है, ठीक है, और वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखी गई है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो रामायण है वो तुलसीदास जी द्वारा भी लिखी गई है। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत में रामायण थी वो ऋषि वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, और उसका अनुवाद तुलसीदास ने जो संस्कृत की थी उसका किसमें अनुवाद किया था? अवधी लैंग्वेज में, इनकी अवधी भाषा में अनुवाद किया था रामायण का, वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों या पद्धतियों में शामिल है, कौन से हैं? पहला तो है सांख्य। ठीक है, सांख्य है, फिर योग है, फिर न्याय है, फिर वैशेषिक है, मीमांसा है और फिर है वेदांत दर्शन। ठीक है, कौन सी 6 प्रणाली है? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत दर्शन। पिछले जो लेक्चर हुआ था हमारा पिछला, इसमें मैंने बता भी दिए थे किसने किसने ये रचित है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पैट में इस तरह से पूछा है कि बौद्ध धर्म के सभा की अध्यक्षता किसने की थी, द्वितीय बौद्ध धर्म के सभा की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। पैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे वन लाइनर रूप में, और जिसने अगर सार संग्रह किया होगा तो उसका तो कंप्लीट जीएस हो ही गया होगा। ठीक है, तो बल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है? ऋग्वेद का 7वां मंडल है वशिष्ठ परिवार से संबंधित है। ठीक है, वशिष्ठ परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? ये बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और जब ये ग्रह त्यागा था तब क्या बोलते थे? महाभ्रष्ट निर्क्रमण ये बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवंती राज्य की राजधानी महेश्मती के बाद कहाँ, ठीक है, अवंती राज्य की राजधानी महेश्मती के बाद कहाँ स्थानांतरित की गई थी? कहाँ की गई थी? उज्जैन की गई थी। ठीक है, उज्जैन की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? वो तो बहमनी सल्तनत। ठीक है, कौन सा था? बहमनी सल्तनत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु, ठीक है, गुलामों हेतु विभाग यानी दीवान ए बंदगान स्थापित किया था? वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु विभाग की स्थापना की थी? और विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। तो कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है,
किस मुगल शासक की मृत्यु वर्ष 1707 ईस्वी में हुई थी? वो कौन से थे? 1707 में जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन से शासक थे? मुगल शासक औरंगजेब थे। कौन से थे? औरंगजेब थे। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11 और इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बनारसी, ठीक है, जिसे बोलते हैं बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा, बनारस काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन कई बार आया है। किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन से थे? बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर थे। कौन से थे? बी.डी. सावरकर। द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रावधान किया गया था? ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल का जिसमें प्रावधान किया गया था वो किस अधिनियम से किया गया था? वो था 1919 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसे बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये 1919 में आया था। क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, ये था 1919 में आया था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया? कब अपनाया था? जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लिया था। वो कौन सा था जिस लक्ष्य को अपनाया था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए? तो उसका मतलब था कब किया था? ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कब किया था उन्होंने घोषणा? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। मुंबई में स्थित S&DT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये था डॉक्टर धोडो केशव कर्वे द्वारा। ठीक है, डॉक्टर धोडो केशव कर्वे द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था? वो था मुंबई में आयोजित 5वें अधिवेशन 1889 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था किसी भी आयोजन में भाग लेना महिलाओं ने। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता किसने की थी? ये विलियम बेडनबर्न ने की थी। किसने की थी? विलियम बेडनबर्न ने की थी। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे, स्क्रॉल कर लेते हैं, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। किसने वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी? डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी B.R. शिंदे ने। किसने? B.R. शिंदे ने रखी थी। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, यानी कि 9 जन 1915 को लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी कब लौटे थे? अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे उसी दिन, इसलिए हम इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे है और क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है बच्चे? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से ली गई है? आपको बताना है कौन से विदेशी संविधान से प्रस्तावना की लैंग्वेज को लिया गया है। वह है ऑस्ट्रेलिया। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक बार दोबारा से पढ़ लो। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। ठीक है, ये तो सब बातें हैं। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। संसद किससे मिलकर बनती है? संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। किसमें? जिससे राज्यसभा होते है उच्च सदन, निम्न सभा होती है लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 3 लोगों से मिलकर बनती है, 3 शाखाओं से मिलकर बनती है संसद।
ठीक है। तो राज्यसभा कौन सा है? उच्च सदन है, ठीक है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां और भाग थे? ठीक है, आपको बताना है कि जो मूल संविधान जब बना था तो उसमें कितने शेड्यूल्स थे और कितने उसमें पार्ट थे। तो उसमें कुल 8 तो अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे, ठीक है, 22 भाग थे। 22 भाग तो अभी भी है, लेकिन अनुसूचियां कितनी हो गई बच्चे? 12 हो गई है, ठीक है। अभी अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले 21 वर्ष का था प्रावधान, ठीक है, तभी हम वोट कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। उसके बाद ये 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था? ये था 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 1989 द्वारा किया गया था, ठीक है। याद रखिए, ये क्वेश्चन तो इस पे हम स्टार लगाएंगे। ये क्वेश्चन तो कितने बार आप देखेंगे तो एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। कौन सा ये कौन सा अमेंडमेंट था? कौन सा अमेंडमेंट था? 61st अमेंडमेंट था, ठीक है, 1989। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, भारत के संविधान का भाग 11 संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, ये रोमन लैंग्वेज है बच्चे, रोमन लैंग्वेज जरूर देख लीजिएगा क्योंकि पार्ट्स हमेशा रोमन लैंग्वेज में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपने पार्ट्स लिखे हुए हैं उसमें आप टेबल बना लीजिए और उस तरह से काउंटिंग से आप लिख लीजिए, ठीक है, तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आप इतना टाइम नहीं रखेंगे कि उसको लिखेंगे अब ये कौन से रोमन लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो क्या है? भारत के संविधान का भाग 11 संबंधित है विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से, ठीक है। भारत के संविधान का भाग 11 संबंधित है, ठीक है, विधायी और प्रशासनिक, किससे है? विधायी और प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ठीक है, भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, अगर उसे फंड निकालना है तो किसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी? भारतीय संसद की, ठीक है, भारतीय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, तभी उससे हम धन निकासी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अपनी प्रकृति में है वैधानिक आयोग। ये वैधानिक यानी कि वैधानिक आयोग किसे बोलते हैं बच्चे? जिसे विधि बना के बनाया गया हो, ठीक है, जिसे विधि बना के बनाया गया हो उन्हें है वैधानिक, यानी कि वैधानिक विधि द्वारा निर्मित जो आयोग हैं उन्हें बोलते हैं वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय विधि आयोग है और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीसीएस में नहीं, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था बच्चे? अभी कौन सा एग्जाम हुआ था? आरओ का हुआ था, ठीक है, री एग्जाम, उसमें पूछ लिया गया था, ठीक है, कौन सा वैधानिक आयोग है। और इस पे आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं कि क्वेश्चन, क्योंकि आयोग क्वेश्चन अलग, आंसर अपना अलग बता रहा है, जो आंसर गलत है, ठीक है, आयोग जो आंसर बता रहा है वो गलत है, इसमें आपत्तियां भी दर्ज करी हैं। देखते हैं आंसर की आयोग दोबारा से री आंसर की निकालता है या फिर सीधे सीधे अपना रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 368 में, ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 56, ठीक है। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको एकदम से रट लेने हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अभी बहुत लाइमलाइट में है, ठीक है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके इस्तीफा देने के बाद ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पर्यावरण एवं जैव विविधता, यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन अब होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व वानिकी कांग्रेस का कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार आयोजन किया जाता है? वो है 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा
जो एक स्वैच्छिक और गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणाएं किस वर्ष लागू की गई थी? ये 2014 में लागू की गई थी, 2014 में लागू की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये आपका एक बार से इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ा भी चुकी हूँ इसका हॉटस्पॉट वगैरह। ठीक है, ये आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है? वो है कितने हैं? कुल हैं 4। टोटल कितने हैं? 4 हैं, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उनका क्षेत्र है पूर्वी हिमालय है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयास है, भारत बर्मा क्षेत्र है और पश्चिमी घाट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, ये जैव विविधता के मामले में 4 हैं भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो है कौन सा आर्टिकल है? 48A में। ठीक है, 48A में है। और बताइए किसके अंतर्गत आता है? बताइए किस भाग के अंतर्गत आता है या फिर किस प्रावधान के अंतर्गत आता है, ये भी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2002 में। ठीक है, ये 2002 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे, संविधान के अनुसार हर व्यक्ति का पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपको बताना है, ये संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पर्यावरण का अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के तहत आता है, और राइट टू मैरिज भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। और भी बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा आर्टिकल 21 के तहत और भी बहुत सी बातें हैं जो काफ़ी लेंदी है, आप देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीसीएस में, यूपीएससी के एग्जाम में और यूपीपीएससी के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 है, चावल के खेत किसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं? ये शायद अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, चावल का खेत है, धान के खेत होते हैं, उसमें कौन सी गैस बनती है? वो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जीव की कुछ प्रजातियां कवक के कृषक के रूप में जानी जाती हैं? वो है चींटी। ठीक है, चींटी है जो कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चींटी को डिकम्पोजर भी कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर भी करते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज करती है किसी भी कार्बनिक पदार्थ को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, पर्यावरण में किन गैसों की अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ठीक है, अम्लीय एसिड रेन का कारण क्या हो सकता है? वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण एसिड रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, प्रतिवर्ष किस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। और आपको बताएं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट भी आ रहा है दूसरा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा आ गया? भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा आ गया? भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन अब होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। ठीक है, ये तो आपको पता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर हिल्स भारत के किन क्षेत्रों में अवस्थित है? आप देखेंगे महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर हिल्स है भारत के किस क्षेत्र में आएंगी? ये मध्य भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। मध्य भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, ये डंपा टाइगर रिजर्व, जिसे टंपा भी बोलते हैं कई जगह, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? ये मिजोरम में है। कहाँ पे है बच्चे? मिजोरम में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार और माही में से
क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी या नदी द्रोणी कौन सी है? सबसे छोटी नदी बेसिन जिसे बोलेंगे, ठीक है, वो कौन सा है? वो साबरमती का है। ठीक है, कैचमेंट एरिया जो होता है पूरा वो किसका कम है? साबरमती का है। ठीक है, किसी भी द्रोणी जिसे बोलते हैं या फिर बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन होते हैं जो अपनी सहायक नदियों द्वारा जितना क्षेत्र कवर करती हैं उसे बोलते हैं नदी बेसिन। ठीक है, या नदी द्रोणी बोलते हैं। तो सबसे कम कितना है? साबरमती का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है? कौन सा राज्य होगा जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलेगी? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें 9 राज्य दिए गए हैं, 9 नहीं 8 राज्य बच्चे। ठीक है, कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 9 है। ठीक है, टोटल 9 है बच्चे। ठीक है, इसमें ये गलत दिया है, टोटल 9 है। आप मैप में देख लीजिए अच्छे से, मैप आपके सामने होगा। ठीक है, सामने लगा होगा मैप, देख लीजिए। ठीक है, एटलस निकालिए कितने राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है 82 डिग्री 5 मिनट या 82.5 पूर्वी देशांतर देश के किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेखाएं किस राज्य से होकर गुजरती हैं? वो है भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ओ सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन रेखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है 82.5 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कभी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, ये आप याद रखना है। यह है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है भारत की कुल स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा है कितनी है? आप देखेंगे 15,200 किलोमीटर है, ये स्थलीय सीमा है। और समुद्री सीमा की बात करें ये 7,516.5 किलोमीटर है, ये है समुद्री सीमा। ठीक है, ये कितनी है बच्चे? ये है समुद्री सीमा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 49 है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमोत्तम बिंदु और पूर्वोत्तम बिंदु है कहाँ कहाँ? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में शायद था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप के में स्थित है। ठीक है, इंदिरा कॉल है, ये है उत्तरतम बिंदु जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और गौहर मोता या गौहर मोती भी बोलते हैं, ये गुजरात में स्थित है जो पश्चिमोत्तम बिंदु है भारत का। और ये किबिथु है बच्चे, ये लिबिथु पता नहीं क्या ये लिखा है, किबिथु है भाई, किबिथु। ठीक है, नॉट लिबिथु, मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, इन्होंने लिखा तो वही था लेकिन कई बार हो जाता। किबिथु है, ये है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा, ये सबको पता है। भारत चीन के बीच की सीमा की रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर और 51 पर। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी कौन सा आ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है किस मॉडल का उपयोग विकास अर्थशास्त्र में बचत और पूंजी के स्तर के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को समझाने के लिए किया जाता है? कौन सा है? वो है हेरोड-डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोड-डोमर मॉडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, आपने देखा होगा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये दोनों की मॉडल कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो पीसी महालनोबिस मॉडल है, एक हेरोड-डोमर मॉडल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है किसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभाव का आकलन करती है? वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया पैट में, ये पैट में आया है और ये पैट में आया है 6 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग में पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया ILO का मुख्यालय। ठीक है, ILO का मुख्यालय यानी कि भारतीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ठीक है, कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सॉरी भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक ही क्लास से 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, सोचो। ठीक है, अगर आप जनवरी से लेकर अगर आप अक्टूबर तक का पूरा सार संग्रह कर लेंगे तो आधे क्वेश्चन तो इसी से ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे GS के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, ऐसा से जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हैं तो वो होता है प्राइमरी सेक्टर। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या क्या इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में PP मॉडल, ठीक है, भारत में PPP मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यह है केलकर समिति। ठीक है, केलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का विषय तीव्र समावेशी एवं सतत विकास रखा गया? ये भी क्वेश्चन आया है पैट में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पैट में आया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का विषय तीव्र समावेशी एवं सतत विकास रखा गया है? वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 के बीच में चली हुई थी। और इसमें इसका विषय था, इसकी थीम थी तीव्र समावेशी और सतत विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। नेक्स्ट चलते 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है ये हमारा, जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद कपाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। ठीक है, 1986 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर अधिक नहीं है। किससे कितने से अधिक नहीं है? अगर वह रुपए 10 करोड़ और टर्नओवर कितना 50 करोड़ से अधिक नहीं है तो किस में आते हैं? वो मध्यम उद्यम के अंतर्गत आते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत वो आएंगे, जिसका 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ से अधिक ना हो, 10 करोड़ से उनका स्टार्ट टर्नओवर हो। ठीक है, और 50 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? वो कौन सी है? सेबी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसी इनपुट सब्सिडी को कहा जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। क्या कहा जाता है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, 61 पे चलते हैं। यहाँ से हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट आ रहा है हमारा समान विज्ञान एवं तकनीकी से, यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन अब रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, जल में निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? वो नाइट्रेट्स के उपस्थिति के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, मकड़ियाँ अपने रेशम का उपयोग जाला बनाने के लिए करती हैं। ठीक है, मकड़ियों का यह रेशम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन से बना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, PCS में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की क्या भूमिका होती है? ये होती है रोग जनकों से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए। ठीक है, कौन सी? B कोशिकाएं, B सेल्स एंड B कोशिकाएं और T कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण और जमाव के कारण थकान होती है? ठीक है, ये होती है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, सर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैसा कि नाम से है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध एजेंट है जो मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करते हैं? ये मानव शरीर के तंत्र को यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है? इंफ्रारेड होते हैं, इनको ऊष्मा तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है,
फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का हिमांक बिंदु क्या है? यह है 32 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 है, किस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, आंखों का कौन सा भाग उसे विशिष्ट रंग देता है? वो आइरिश। ठीक है, आंखों के आपने देखे होंगे, किसी की ब्लू आइस होती हैं, किसी की होती हैं ब्राउन आइस होती हैं, ब्लैक आइस होती हैं। ठीक है, ये किसके कारण होती है? ये आइरिस के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलेंगे और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, जो आप देखेंगे टीईटी में यानी कि पैट में और साथ में टेट में, दोनों में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 72, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सी पूर्व संख्यात्मक काल की मूल विशेषता नहीं है? वो विकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आवश्यकताओं पर आधारित है मास्लो का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे 74, पढ़ाते समय बच्चे के कक्षा व्यवहार के अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ये है अवलोकन विधि। और ये बता दें डिसीजन मेकिंग में भी ये उतना ही हेल्पफुल है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो सीसेट के लिए है, पीसीएस में एक पेपर सीसेट का होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, सामाजिक संचरण अनुभव और संतुलीकरण में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारण तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 76, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 77, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? ये है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, वो है पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 79, भावात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती प्रस्तुति का संतुलित तरीका। नेक्स्ट देखेंगे 79 तक हो गए बच्चे। क्वेश्चन चलते हैं 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? BF स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और यहाँ पे हमारा आता है संप्रेषण संचार, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग, जो सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के सीसेट के लिए। और इससे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने हिंदी और रीजनिंग और साथ में आपने अगर संप्रेषण संचार या डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आप बना लिए तो आपका सीसेट क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, सीसेट जिसका क्वालिफाई नहीं होता और जिसका जीएस हो जाता है वो समझ सकता है कि सीसेट जब क्वालिफाई नहीं होता है तो अगर आप पहले पढ़ लें तो फिर इस चीज़ से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्योंकि सीसेट को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे कहा जाता है सांस्कृतिक संदर्भ। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, पत्र, ईमेल, टेलीफोन आदि कैसे संप्रेषण के उदाहरण है? चैनल संप्रेषण के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, भाषण के विभिन्न भागों को समझने से झुकाव का व्याकरण का अधिकार कितने भागों में वर्गीकृत है? भाषण के विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार कितने भागों में वर्गीकृत है? ये 8 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हमारा ड्रेस कोड कैसे संचार का उदाहरण है? ये अशाब्दिक। ठीक है, हम बिना ही बोले बता देते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 85, प्रेषक के संदेश की सहमति को कहा जाता है प्रतिक्रिया। ठीक है, इसलिए बच्चे कई बार हमारे कपड़े भी हमारे बिना बोले ही शाब्दिक संचार करते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह से कपड़े पहनते हैं लोगों की उस तरह से मनोदशा भी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर है 86, संचार के स्वर की आवाज़। संचार में स्वर की आवाज़, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल है अशाब्दिक रूप से। ठीक है, अशाब्दिक रूप से हम आप किसी से भी संचार कर सकते हैं, वो हम अपने शरीर की यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें कहा जाता है सार। ठीक है, सार संज्ञा होती। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसके कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, वो है बाधाएं।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, संज्ञाओं को पूंजीकरण की आवश्यकता तभी होती जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा लेते हैं, वो है सामान्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, मौखिक संचार में तत्काल की संभावना होती है प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर आप किसी से मौखिक संचार करते हैं तो क्या होता है कि अगर वो तुरंत ही फीडबैक दे तो उस तरह से संचार लगातार बना रहता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर है 91, क्वेश्चन नंबर 91 है और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ रहा है खेलकूद यानी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। पीसीएस में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाफ मैराथन में कुल कितने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है? ये है 21 किलोमीटर की दौड़, 21.0975 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर था क्या? गुड़िया। शुभंकर क्या था? गुड़िया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 93 है, पिचिंग, होम रून और बेस रनर किस खेल से संबंधित शब्द हैं? ये बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 95, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट देखते हैं 96 है, बैटन कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं 97, भारत में किस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया पैट में 29 अगस्त, ये पैट में आया एग्जाम। ठीक है, ये पैट में आया है और ये बाघ डे के बारे में भी आया था। ठीक है, बाघ डे, टाइगर डे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल खेलों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? 10 है। कितनी संख्या बच्चे अब रह गई है? 10 खेलों की संख्या रह गई। ठीक है, यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं 101 पर और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है बच्चे? कंप्यूटर ज्ञान, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज। इससे क्वेश्चन अब आयोग पहले तो नहीं पूछता था, लेकिन 2-3 साल से लगातार पीसीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? यह है 1024 टेराबाइट के बराबर। वहीं देखते हैं 102, किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को कहा जाता है। 103 है, किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया गया है? डेनिस रिची को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेनिस रिची को। ठीक है, डेनिस रिची को दिया गया। नेक्स्ट है 104, जेपीईजी किस फाइल का एक्सटेंशन है? इमेज फाइल का। ठीक है, जेपीजी फॉर्म में आप देखे होंगे जब ये जैसे कि हम आपको पढ़ा के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में है? इमेज फाइल का ये है। ठीक है, इमेज फाइल, किसी भी इमेज को लेके जेपीजी फॉर्म में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 105, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ये है। नेक्स्ट देखेंगे 105 तक हो गए बच्चे। 106 पे चलेंगे, बस फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू जो जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसमें 3 घटक होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 107 में, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? ये एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे 108, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये कमांड लाइन इंटरफेस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, 109 पे चलेंगे, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? ये थी 6 डिग्रीज। पहली सोशल मीडिया साइट थी वो 6 डिग्रीज। 110 पे चलेंगे, कंप्यूटर शब्दावली में निम्बल क्या है? ये है आधा बाइट, 4 बिट। ठीक है, 4 बिट निम्बल जिसे बोलते हैं। 110 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब चले हैं हम 111 पे और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ रहा है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप खूब ही देखेंगे कितने आते हैं। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 पूछ रहा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में, आप लोग देख लीजिए सॉइल्स। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सरसों के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ये मसाला उत्पादन से संबंधित है।
बादामी क्रांति। 114 है सिंधूरा किस फसल की किस्म है? आम की। सिंधूरा है किस फल की किस्म है? आम की फल की किस्म है। 115 है थार किरण और थार गंगा किस बीजदार सब्जी की किस्म है? ये सेम, ठीक है। अगर ये आ गया थार किरण के हैं थार गंगा तो लोग पक्का ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको तो थार किरण और थार गंगा को जेट स्ट्रीम टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, सॉरी जेट प्लेन टाइप के ये नाम लग रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा वहाँ पे अभ्यास होता है ना, जैसे कि दो सेनाओं के बीच, तब इस तरह के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब थार किरण और थार गंगा इंसान वही समझ लेगा, ठीक है। कोई लगा के नहीं आएगा कि ये सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सेम है, बीजदार सब्जी है वो सेम जो आप खाते हैं उन्हीं की एक किस्म है। नेक्स्ट देखेंगे 116 मटर में मैग्नीज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मार्स रोग हो जाता है ये, ठीक है। डिसीज के बारे में खूब ज़्यादा पूछते हैं। 117 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना 1929 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। 118 देख लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 2016 में हुई थी, ठीक है, 2016 में हुई थी। 119 है सेहू रोग किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? गेहूं का, गेहूं में लगता है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था। सेहू रोग किससे संबंधित है? ये गेहूं में लगने वाला रोग है, ठीक है। सेहू लगता है, आपने देखा है जब बालियां होती है ना वो वाइट वाइट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं धान का झोंका रोग। धान का झोंका रोग धान की फसल का प्रमुख रोग है जो किस फफूंद से फैलता है? किस फफूंदी से फैलता है? ये पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी से ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट हो गए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 121 पे, और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट कौन सा? विविध यानी कि मिसलेनियस, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 121 है भारत में लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये ठीक है। ये किस में आया था? आरओ में क्वेश्चन हम मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अपना पेपर उठा के खुद देख लीजिए, अभी आपके पास रखा होगा, ठीक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन से थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122 भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री कौन थे बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट, क्या बोलते हैं? डाइट। क्वेश्चन नंबर 125 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। कौन से थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना त्यागपत्र दे दिया था वो कौन थे? जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा नहीं किया था, ठीक है, ये थे मोरारजी देसाई, ठीक है। कौन से थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 128 है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अच्छा, नोबेल पुरस्कार तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये क्वेश्चन पीसीएस के देख लीजिए, अभी आरओ मिला के देख लीजिए, सब पूछ लिया था। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, भारत विभूषण और सारे पूछ लिए थे और पहला पूछा था, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। कौन से थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 129 है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरूप थे। क्वेश्चन नंबर 130 है कुरूप, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देंगे बच्चे, जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 130 है भारत में परमवीर चक्र पाने वाले, भारत में परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन से थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 130। और यहाँ पे सार संग्रह कंप्लीट हो रहा है और हम एंटर करते हैं अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना पर। पहले चलते हैं हम नेशनल इवेंट्स पर, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप राष्ट्रीय घटनाक्रम पे देखेंगे फर्स्ट क्या न्यूज है, और ये हम आपको बता दें कि जनवरी माह का करंट अफेयर है, जनवरी माह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। आप लोग सोचेंगे कि मैम इतना पुराना क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि आप आरओ का एग्जाम दिया होगा, जिस बच्चे ने भी दिया होगा देख लीजिएगा कि 2024 का पूरा करंट अफेयर पूछ लिया था, ठीक है। 2025 तो पूछा ही नहीं था, ठीक है, 2025 तो पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो अगर ये जनवरी का है तो इसमें पिछला करंट अफेयर है, ठीक। ये आपके लिए बहुत ही
हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, हम जल्दी जल्दी से आपको रिवाइज करवा देते हैं। फर्स्ट है, देखते हैं न्यूज। 18-19 नवंबर 2024 के बीच कहाँ वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन जिसे महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया है। यह है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, ये वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। ठीक है बच्चे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए वहाँ हम दे देंगे, बाकी से आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 18 और 19 नवंबर 2024 के बीच राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए कि भारत पहली बार आयोजित होने वाला इस सम्मेलन की, यहाँ पर देखिए इसलिए पहली बार आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड न्यूज क्या है। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में। मरने वाले 10 हाथियों की विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में किस एसिड की मौजूदगी की मौजूदगी के कारण मृत्यु हो गई। अच्छा, आपको बताना है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। 1 सेकंड का बच्चे ब्रेक लेंगे, 1 सेकंड का पानी पी लेते हैं। कहाँ बता रहे थे हम आपको? हाँ, बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका कारण क्या था कि कोदो जो बाजरा था वो उन्होंने खा लिया था, लेकिन उसमें क्या मौजूद था? एसिड था। ठीक है, यही पूछा गया था कौन से एसिड की मौजूदगी थी कोदो बाजरा में जिस कारण की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा था? साइक्लोपियाजोनिक एसिड था। कौन सा था? साइक्लोपियाजोनिक एसिड, साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ठीक है, इसकी 1 मिनट इसको और देखना, ये पता नहीं क्यों आ जाता है यहाँ पे जब भी इसको करते हैं, इसको इधर हटा देते हैं। ठीक है, साइक्लोपियाजोनिक एसिड था जिसके कारण की मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना, साइक्लोपियाजोनिक ठीक है एसिड का नाम है, कोदो बाजरा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड न्यूज क्या है। हाल ही में किन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में बरकरार रखा गया है? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को। ठीक है, कौन सा है ये? घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। ठीक है, ये है भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में बरकरार रखा है। ठीक है, कुछ बैंक अपने आकार, अंतर्न्याय गतिविधियां, जटिलता, प्रतिस्थापन की कमी और परस्पर संबद्धता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखेंगे कि उन्हें टू बिग टू फेल TBTF बैंक के रूप में माना जाता है और फंडिंग मार्केट के से कुछ लाभ भी ये प्राप्त करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज देखते हैं 4। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महारानी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहला शुभारंभ किया गया है? एक बार देखते हैं, हम कहीं गलत पड़ गए। हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महामारी से सुरक्षा, महारानी सुरक्षा नहीं, महामारी से सुरक्षा करना है। ठीक है, महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहला का पहल किया गया, नहीं पहल का शुभारंभ किया गया है। वो कौन सा है? ठीक है, ये है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूज कौन सी है। नेक्स्ट देखेंगे 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन
ABS का विषय क्या था, ठीक है, ये था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ठीक है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं बच्चे, बौद्ध धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि बौद्ध जो अस्थियां हैं वो भारत लाई गई हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से कब हुआ था? नवंबर के बीच में हुआ था, 5-6 नवंबर के बीच 2024 में, ठीक है। और कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म एक बार अच्छे से देख ले। बौद्ध धर्म जैनिज्म दोनों ही, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसका आपको पता है न्यूज़ में रहे हैं, तो न्यूज़ में जो चीज़ रहेगी तो वो पूछी जाएगी, ठीक है। 1 मिनट पेन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा दिए हैं। हाल में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? भगवान बिरसा मुंडा चौक। क्या कर दिया? भगवान बिरसा मुंडा चौक, ठीक है। ये दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस आदिवासी सांस्कृतिक प्रतीक की 150वीं जो जयंती मनाई गई थी, उस अवसर पर इनका बिरसा मुंडा का प्रतिमा का अनावरण किया था, ठीक है। 15 नवंबर 2024 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, जिसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं, न्यूज है 7 नेशनल न्यूज, जनवरी में आई की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की है? वो है ओडिशा सरकार ने, ठीक है। ओडिशा सरकार ने की है, ठीक है। बाकी इसे आप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसे रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है 11 नवंबर को, ठीक है। आपको पता है कि ये जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे और 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। मौलाना आज़ाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पूछा जाता है किनको मरणोपरांत मिला है? 1992 को भारत रत्न, वो मिला है किनको मिला है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल। हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? वो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह है, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल न्यूज है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है? 40%। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, 40% पार्टिकुलेट मैटर का कटौती करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण PM10 में 40% की कटौती या राष्ट्रीय प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट बस है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आप एंटर कर रहे हैं, फिर यहाँ अपनी क्लास एंड की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? यह है उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका भी देख लेते हैं। देखेंगे 6 नवंबर को शुरू की गई PM विद्या लक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ का परिव्यय किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत दी जाने वाली ऋण ब्याज सब्सिडी से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12 में नेशनल न्यूज। हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये रोमिला थापर। किसको किया गया? रोमिला थापर को किया गया है। ठीक है, ये एक इतिहासकार है। इतिहासकार रोमिला थापर को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पीजी पुरस्कार मार्क्सवादी दार्शनिक और लेखक पी गोविंदा पिल्लई को क्या है? श्रद्धांजलि है, जिनका 2012 में निधन हो गया था। यह पुरस्कार पीजी संस्कृत केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, नेक्स्ट घटनाक्रम पर चलेंगे। और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। ठीक है, जनवरी मंथ का इंटरनेशनल इवेंट्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। बस हम अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बस फर्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये आ चुका है कई बार। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस पर लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1/4। ठीक है, भारत में 1/4 लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। ठीक है, शुगर से। ठीक है, 1/4 लोग ठीक है शुगर से पीड़ित हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है ये। ठीक है, इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व मधुमेह दिवस या शुगर लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में से 1/4 भारत में है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे विश्व भर में कुल मधुमेह पीड़ित की संख्या 828 मिलियन है, जिसमें अकेले भारत में है यह 212 मिलियन है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगियों वाले अन्य देश देखते हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, चीन में देखेंगे 148 मिलियन है, अमेरिका में 42 मिलियन है, पाकिस्तान में 36 मिलियन, इंडोनेशिया में 25 मिलियन है, और ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील में 22 मिलियन है। ओ माय गॉड, भारत में 212 मिलियन अकेले हैं। ठीक है, 212, तो भारत तो पहले नंबर पे ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट में देखेंगे नवंबर 2024 में कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 का आयोजन किया गया है? बाकू अजरबैजान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकू कहाँ? अजरबैजान में किया गया है। ठीक है, बाकू अजरबैजान में किया गया है। देखेंगे नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 बाकू अजरबैजान में किया गया है। गौरतलब है कि CPO या पार्टियों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सदस्यों की वार्षिक बैठक 1992 में हस्ताक्षरित और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिससे जलवायु वार्ता के लिए आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखेंगे न्यूज़ थर्ड। हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट की प्रमुख विशेषता क्या है? ये विश्व का पहला, ये तो पढ़ा भी चुके हैं, विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है लिग्नोसैट। ये जापान द्वारा निर्मित है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। ये 5 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसे क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ होम बिल्ड सुमितोओ फॉरेस्ट्री ने विकसित किया है। ठीक है, लिग्नोसैट की प्रत्येक तरफ की लंबाई केवल 4 इंच 10 सेंटीमीटर, इसका वजन 900 ग्राम है। उपग्रह में पैनल एक प्रकार के कौन सा पेड़ है? ये मैग्नोलिया पेड़ से बनाए गए हैं पैनल। ठीक है, मैग्नोलिया कोई पेड़ है जापान में पाया जाता है, ये उसी पेड़ से बनाए गए हैं। इसी पेड़ की लकड़ी से इनके पैनल को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट्स का शुभारंभ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 10वीं थी। ठीक है, 10th रैंक पे था भारत। 20 नवंबर 2024 को जारी किए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 10वीं थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की 10वीं रैंक रही है। ठीक है, यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं 6 है। सीवी रामकृष्ण, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ने वर्ष 1955 में कहाँ MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा में इन्होंने सीवी रामकृष्णन ने इनकी स्थापना की थी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, वेंकी रामकृष्णन ने, पिता प्रोफेसर कुमराम भी इन्होंने इनके किया था। आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बच्चे भी उब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। विक्टोरिया केजर थैगविल, जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, किस देश से संबंधित है? डेनमार्क से। डेनमार्क से संबंधित है। डेनमार्क की 21 वर्षीय विक्टोरिया केजर थैलविंग को 73वीं अब 74वीं मिस यूनिवर्स भी होने वाला है, जिसमें हमारी कौन सी भारत की में प्रतिनिधित्व करेंगे? आप बताइए, रिप्रेजेंटेशन कौन सी करेंगे? जो राजस्थान के गंगानगर से हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है, जो इस प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में डेनमार्क की पहली जीत होगी। ठीक है, ये तो नया इसका आ जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। 8th है न्यूज। हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। राम को गुलाम बना दिया, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ठीक है, इनको मॉरिशस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। 9th है ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी के बुकर पुरस्कार जीता है? फिक्शन श्रेणी में। फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार मिला है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटर के लिए फिक्शन श्रेणी का बुकर जो पुरस्कार है वो इन्हें मिला है। यह लघु आश्चर्य से भरा एक नोवेल है, उपन्यास है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गौरतलब देखेंगे कि हार्वे 2019 के बाद पहली महिला बुकर पुरस्कार विजेता है। ठीक है, 2019 के बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। 10 पे है। 5-7 नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस अभियान को चलाया गया? चलो इंडिया अभियान। कौन सा था? चलो इंडिया अभियान चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज हमारी 11। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है? लाहौर। लाहौर विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है पाकिस्तान का। अब देखेंगे। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिक दर्ज किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल न्यूज है 12। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष कौन सा शहर है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन मामले में संघाई, चीन। ठीक है, चीन का संघाई है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसका। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार देखेंगे कि एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के एमिशन के मामले में सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदान करता है। इस सूची में संघाई पहले स्थान पर है। संघाई पहले स्थान पर, जो चीन का, उसके बाद टोक्यो है, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क है, उसके बाद ह्यूस्टन का स्थान है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन के मामले में कौन सा है? चीन का संघाई है। ठीक है, संघाई पहले स्थान पर है, उसके बाद टोक्यो है, और फिर न्यूयॉर्क है, फिर ह्यूस्टन है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट हो गए। जनवरी माह का इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही इवेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, और साथ में सार संग्रह भी हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि ये इस तरह से आप देख लेते हैं, इतने आसानी से नहीं आता इसको बनाने में, PPT बनाने में और पढ़ाने में भी
मेहनत लगती है बच्चे, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, अपना कंप्लीट किया। अब आप अपना प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमने जनवरी माह तक का प्रॉमिस किया था, कंप्लीट कर दिया है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर कर जाएंगे क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी बाकी है, वो कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जैसे कि पीसीएस के घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे मार्केट में, उसके बाद हम वो कराने लग जाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक या चैप्टर रहेंगे वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चे, बताइए क्लास कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए और बाकी अपने रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।